वो क्या करेगी? कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसका ज़हन मऊफ हुआ जा रहा था। पलंग पर पड़े पड़े उसने सर उठाकर दीवार गिर कला की तरफ देखा। 4 बजने वाले थे। उसे पेट में गिरें सी पड़ती हुई महसूस होने लगी। सुबह नाश्ते में उसने डबल रोटी का सिर्फ एक स्लाइस खाया था और अब भूख की शिद्दत से वो पेट में ईंधन सी महसूस कर रही थी। उसने करवट बदली और उसके साथ उसके जहन में एक और ख्याल आया। वो लाहौर चली जाए और अपने माँ बाप को सब कुछ बता दे। उसके बाप के बाल बड़े लोगों से ताल्लुकात थे, मुमकिन है वो उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन फिर उसने ये ख्याल देन से झटक दिया। मामला कत्ल का था। बाप के ताल्लुकात उसके किसी काम नहीं आ सकते थे और जब शारिक से उसका ताल्लुक साबित हो गया तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। शारिक ने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया था। वो असले और हीरोइन का स्मगलर था। मुमकिन है उसके खाते में 2-4 कत्ल भी हों। उससे समीना का ताल्लुक साबित होने के बाद उसे भी हर जुर्म में उसका शरीक समझा जाएगा। वो ये भी जानती थी कि पुलिस के चक्कर में एक मर्तबा फंस जाने के बाद वो उससे निकल नहीं सकती थी। शारिक ने भी अपने बारे में यही सब कुछ बताया था। सबसे पहले उसे भी जुर्म बेगुनाही की सजा भुगतना पड़ी थी। उसके बाद भी उसने शराफत की जिंदगी बसर करना चाही थी, लेकिन पुलिस ने उसे जराइम की दलदल में धकेल दिया था। शमीना को कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दफतन उसके जहन में एक और ख्याल उभरा, फरार। उसके लिए यही एक रास्ता बाकी बचा था। इसके सिवा बचाव की और कोई तरकीब नहीं थी। ये ख्याल आते ही वो एक झटके से उठकर बैठ गई। फरार के साथ उसे एक और ख्याल भी आया। राय बरार इख्तियार करने के बाद उसे अपने माँ बाप, बहन, भाई हालिद से महरूम होना पड़ेगा। वो उठकर किचन में आ गई। सुबह की डबल रोटी खाई। उसने चाय बनाई और डबल रोटी के 2-3 स्लाइस खा लिया था। पेट भरने के बाद दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो वो एक बार फिर सूरत-ए-हाल का जायजा लेने लगी और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसके सामने सिर्फ फरार का रास्ता बचा था। उसने हर पैरों पर गौर कर लिया था। शारिद से पहली मुलाकात के बाद वो जिस तरह नादानिस्ता तौर पर जराइम की दलदल में तंसी चली गई थी, उन हालात के पेश नजर उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं रहा था। कोई भी उसकी बेबुनाई पर यकीन करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए उसने इसका फैसला किया था। लेकिन फिर दफादन एक और ख्याल ने उसे चौंका दिया। वो जाएगी कहाँ? इस सवाल ने उसे परेशान कर दिया। ये वाकई उसके लिए अहम मसला था। अपने किसी जानने वाले की यहाँ वो नहीं जा सकती थी। उसे हर जगह तलाश किया जाएगा। उसके सामने सिर्फ एक ही नाम था, एक चेहरा था जो ऐसी सूरत में उसे पनाह दे सकता था। शारिक ही एक ऐसा आदमी था जिसके पास उसे पनाह मिल सकती थी। ये कोठी भी शारिक ही ने उसके लिए किराए पर हासिल की थी, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकती थी। इस कोठी के बारे में अगरचे किसी को इल्म नहीं था, लेकिन पूरी ज्यादा से ज्यादा 2-3 रोज में इसका सुराग लगा लगी। फिर मसला तो ये था कि उसे शारिक का पता मालूम नहीं था। उसने कभी अपना पता नहीं बताया था। अलबत्ता एक मर्तबा शारिक ने बताया था कि वो लाहौर मदंग में रहता है, लेकिन मदंग कोई छोटी जगह नहीं थी कि उसे आसानी से ढूंढा जा सकता हो। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि शारिक ने वो कौन सा नाम बताया था जिसमें उसने मुंशियात का अड्डा कायम कर रखा था। बड़ा अजीब सा नाम था। वो तेरबाज ज़ेन पर जोर देने के बाद वो नाम याद आ गया, छांगा। वो मुंशियात का स्मगलर था। इस किस्म के लोग से बदनाम होते हैं और जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ का बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ होता है। एक आदमी फैसले पर पहुंचने के बाद समीता को इत्मीनान सा हुआ। उसने तय कर लिया कि वो आज ही चली जाएगी और मदन पहुंचकर शारिक को तलाश कर लेगी। ये फैसला करने के बाद उसने तैयारी शुरू कर दी। वो अपने साथ कोई चीज नहीं ले जा सकती थी। चंद जोड़े कपड़े, जरूरत की चंद चीजें इस मौके पर उसका साथ दे सकती थी। शमीना सोच रही थी कि अगर वो इस वक्त रवाना हुई तो रात के 10 बजे लाहौर नहीं पहुंच सकेगी और फिर शारिक का ठिकाना तलाश करने में भी वक्त लगेगा। रात को अकेली औरत सड़क पर घूमती रहे तो वैसे घूमते और बदमाश उसका पीछा शुरू कर देते। नहीं, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं होगा। उसने फैसला किया तो वो सवेरे रवाना हो जाएगी। ये फैसला करने के बाद वो मुतमईन सी हो गई और किचन में जाकर खाना पकाने की तैयारी करने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो खाना खाने बैठी थी कि काल बैल की आवाज सुनकर उछल पड़ी। उसके चेहरे पर होठ के साए लहरा गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके घर के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। उसने नाइला को भी नहीं बताया था। तो क्या पुलिस ने उसका पता लगा लिया था? काल बैल एक बार फिर बजाई गई और उसके साथ ही गेट जोर जोर से दड़दड़ाया जाने लगा। ये अंदाज पुलिस ही का था। वो अपने कमरे से निकलकर रायदारी में होती हुई ड्राइंग रूम में आ गई और बत्ती जलाए बगैर खिड़की का पर्दा सिरकाकर बाहर झांकने लगी। गेट पर तारीकी थी, इसलिए कुछ नजर नहीं आ सका। उसी लम्हे एक आवाज उसकी समाज से टकराई, बेगम साहब, अल्लाह के नाम पर बचा कुचा खाना दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, आपको दुआएं देंगे। उस सदा के साथ ही गेट एक बार फिर खटखटाया गया। शमीना के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो कोई भिखारी था। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। क्या बात है, ये कोई तरीका है मांगने का? तंग कर रखा है तुम लोगों ने। वो गेट खोल कर बोली। उसके सामने एक दराज का मत मलंग खड़ा था। गंजाजार और टकों तक लंबा चौगा।
समीना बीबी बुलंद सरगोशी की, मुझे 9 लखा ने भेजा है। पुलिस को शुबा हो गया है और वो लोग आपका सुराग लगा रहे हैं। हो सकता है पुलिस आज रात आपकी गिरफ्तारी करिए, यहाँ छापा मार दे। आप 10 बजे तक तैयार हो जाएं, 9 लखा आपको लेने के लिए पहुंच जाएगा। मैं तैयार मिलूंगी, लेकिन जाना कहाँ होगा? समीना ने सरगोशी में पूछा। ये तो पता नहीं जी, लेकिन आप तैयार रहिए, मलंग ने कहा और बाईं तरफ से 2 आदमियों को आकर देखकर हौटल्ला की आवाज लगाने लगा। माफ करो बाबा, तुम लोगों ने तो नाक में दम कर रखा है, समीना ने ऊंची आवाज में कहा और धड़ से गेट बंद कर दिया। बरामदे में पहुंचकर समीना ने मुड़कर देखा, मलंग जा चुका था। उसने रायदारी में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया और कमरे में आकर खाना खाने लगी। अभी 9 बजने वाले थे, तकरीबन 1 घंटा बाकी था। वो खाना खाते हुए 9 लखा के बारे में सोच रही थी। 9 लखा ने जिस तरह इतला भिजवाई थी, इससे साबित होता था कि वो उससे बेखबर नहीं था। खाना खाने के बाद उसने बर्तन उठाकर किचन में रख दिए और 9 लखा का इंतजार करने लगी। एक ही लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। वो हर आहट पर चौंक पड़ती। उसे ये भी अंदेशा था कि 9 लखा से पहले पुलिस यहाँ ना पहुंच जाए। 9 लखा ने उसे गलत इतला नहीं भिजवाई होगी। पुलिस ने इस कोठी का सुराग भी लगा लिया होगा और ऐन मुमकिन है कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई और सबूत भी मिल गया हो और पुलिस आलियात यहाँ छापा मारने वाली हो। वो अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। कभी वो अपने कमरे में आ जाती और कभी किसी बढ़ती रूह की तरह कोठी के दूसरे कमरों में घूमने लगती। ये एक अजीब सी बेचैनी भरी हुई थी इसमें। जब से मलंग ने आकर उसे इतला दी थी, उसी वक्त से वो और परेशान हो गई थी। 10 बज गए, 9 लखा नहीं आया। उसकी बेचैनी बढ़ती थी, दिमाग में सनसनाहट हो रही थी, इज़राब बढ़ता जा रहा था। 10:15 बज गए, कोई गाड़ी गेट के सामने आकर रुकी तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी। चंद सेकंड बाद एक काल बैल चीख उठी। समीना को अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो खिड़की के सामने से हटकर दरवाजे के करीब आ गई। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गई। कमरे में बंद रहकर ये मालूम करना मुश्किल था कि बाहर है कौन, इसलिए उसे मजबूरन बाहर आना पड़ा। वो लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई गेट के करीब पहुंच गई। गेट के बाहर 9 लखा खड़ा था। समीना बीबी, 9 लखा की सरगोशी सुनाई दी। तैयार होकर जल्दी से आ जाओ, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं तैयार हूँ, अभी आ रही हूँ, समीना कहती हुई तेजी से मुड़ गई। कमरे में आकर उसने अपना अटैची केस उठाया और हर चीज पर अलविदाई नजर डालती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने तमाम बत्तियां बुझा दी थी, दरवाजे को ताला लगाने लगी। जब वो ताला लगाकर गाड़ी के करीब आई तो 9 लखा अगली सीट पर बैठ चुका था। समीना पिछली सीट पर बैठ गई। वो एक प्राइवेट कार थी। समीना के बैठते ही कार हरकत में आ गई। ड्राइवर को शायद पहले ही से मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है, इसलिए ना तो 9 लखा ने कुछ बताया और ना ही ड्राइवर ने कुछ पूछने की जरूरत महसूस की। कार मुख्तलिफ सड़कों से घूमती हुई लारी अड्डे के सामने से होती हुई निशाताबाद रेलवे फाटक उबूर करके रुक गई। यहाँ छोटी छोटी कई दुकानें थी, होटल थे, फलों और मुख्तलिफ चीजों के ठेले थे। खासी चहल पहल थी। कार फाटक के जरा आगे रुकी। ड्राइवर नीचे उतरकर खड़ा हो गया। समीना और 9 लखा काली में बैठे रहे थे। उसने चादर लपेट रखी थी और उसका चेहरा भी चादर में छुपा हुआ था। 9 लखा ने भी सर पर एक कपड़ा इस तरह रखा हुआ था कि कपड़े का एक पल्लू उसके चेहरे पर गिरा हुआ था और उसका चेहरा तकरीबन छुप गया था। तकरीबन 15 मिनट बाद एक फ्लाइंग कोच कार से चंद पीछे आकर रुकी। कार के ड्राइवर ने झुककर 9 लखा से कुछ कहा। 9 लखा समीना का अटैची केस उठाकर कार से उतर गया। समीना भी दरवाजा खोलकर नीचे आ गई और वो दोनों फ्लाइंग कोच की तरफ आ गए। कार का ड्राइवर वहीं खड़ा था। 9 लखा ने फ्लाइंग कोच के कंडक्टर से कुछ कहा। जेब से टिकट निकाल कर दिखाया। कंडक्टर ने खाली सीटों की तरफ इशारा किया। उनके बैठते ही फ्लाइंग कोच हरकत में आ गई। उनका अटैची तेज छत पर रख दिया गया। समीना खिड़की की तरफ बैठी थी। 9 लखा ने उस फ्लाइंग कोच के टिकट पहले ही से मंगवा लिए थे और यही कहा था कि वो लोग निशाताबाद रेलवे फाटक से फ्लाइंग कोच में बैठेंगे। ये फ्लाइंग कोच उन्हीं के लिए यार रुकी थी और उनके बैठते ही हरकत में आ रही थी। फ्लाइंग कोच की तमाम सीटें बरीम थी। फ्लाइंग कोच कहीं रुके बगैर चलती रही। रात 1 बजे लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल की इमारत के सामने फ्लाइंग कोच रुक गई। यहाँ मुतअद्दिद होटल थे और हर होटल के सामने मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली फ्लाइंग कोच के अड्डे भी कायम थे। यहाँ तांगों, रिक्शों और टैक्सियों की भी भरमार थी। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर कोच से उतरने वाले मुसाफिरों को गिरने की कोशिश कर रहे थे। 9 लखा समीना पर सूटकेस उठाए एक टैक्सी की तरफ बढ़ गया। समीना भी उसकी पीछे ही थी। उसने अपने जिस्म पर चादर को कुछ और भी लपेट लिया था। टैक्सी में भी 9 लखा आगे वाली सीट पर ही बैठा। समीना पीछे वाली सीट पर बैठती। ड्राइवर ने भी अपनी सीट संभाल ली। कहाँ चलना है जी? उसने इंजन स्टार्ट करते हुए था। चुबुर जी, 9 लखा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। समीना वो सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। चुबुर्गी चौक के साथ सरकारी क्वार्टर्स थे और समीना के वालिद का मकान लूसवी कॉलोनी में था। लेकिन फिर ये सोचकर उसने दिल को तसल्ली दी कि उन्हें चुबुर्गी के इलाके में पता नहीं कहाँ जाना होगा।
और फिर रात का 1 बज रहा था। इस वक्त भला उसे कौन देखेगा। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई जुबरजी चौक पर पहुंच गई। 9 लाख का ड्राइवर को रास्ता बताने लगा और जब टैक्सी चुबुर्गी क्वार्टर कॉलोनी के गेट में दाखिल हुई तो समीना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। टैक्सी क्वार्टर की चौथी लाइन के करीब रुक गई। 9 लाख ने ड्राइवर को पैसे दिए और नीचे उतर आया। समीना भी नीचे आ गई। इस वक्त दरजे हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसने चादर को पूरी तरह लपेट रखा था। सिर्फ एक आंख खुली थी। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। 7वीं लाइन में उसके वालिद का क्वार्टर था। चलो समीना बीबी, यहाँ मेरी फूफी जात बहन रहती है। आज की रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। सुबह इशारे के डेरे पर जाकर उसका पता करूंगा। 9 लाख ने कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? समीना ने कहा। उसके लहजे में हल्का सा खौफ था। यहाँ मेरी फूफी जात बहन रहती है, घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ। 9 लाख ने कहते हुए उसका सूटकेस उठा लिया। जी, यहाँ मेरे वालिदैन भी रहते हैं। 7वीं लाइन में उनका क्वार्टर है। अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो क्यामत आ जाएगी, समीना ने कहा। 9 लाख के मुंह से बेइख्तियार निकला, ये तो वाकई गड़बड़ होगी, लेकिन रात तो तुम्हें यहीं गुजारनी पड़ेगी। हम सुबह सवेरे यहाँ से निकल चलेंगे। समीना खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। 9 लाख उसी लाइन में एक क्वार्टर के सामने रुक गया और दरवाजे पर कॉल बेल का बटन दबा दिया। दरवाजा दूसरी मर्तबा घंटी बजाने के बाद ही खुला था और वो एक अधेड़ उम्र आदमी था जो धोती और बनियान पहने हुए था। अरे 9 लाख, तुम ये कौन है? वही शख्स बारी बारी दोनों की तरफ देखने लगा। ये मेरी बहन है भाई साहब। 9 लाख आगे बढ़ते हुए बोला, रात यहाँ रहना है, सुबह अपने घर चली जाएगी। कलसूम कहाँ है? वो सो रही है, आओ अंदर आओ, उस शख्स ने कहा। वो लोग अंदर आ गए। 9 लाख की फूफी जात बहन कलसूम भी जाग गई थी। वो समीना की शक्ल देखते ही चौंक गई। समीना उसी महल्ले की तो रहने वाली थी। कॉलोनी के लोग एक दूसरे को जानते थे। कलसूम ने भी समीना को पहचान लिया था और समीना भी उसे पहचान गई थी। उसे देखते ही समीना का चेहरा पीला पड़ गया। ये शफात अली की बेटी? उसने 9 लाख की तरफ देखते हुए कहा। ये तो फैसलाबाद में उस्तानी है, तू इसे भगा कर तो नहीं लाया 9 लाख? और नहीं बहन कुलसूम, 9 लाख ने कहा, इसे मेरी बहन ही समझो। बेचारी एक मुसीबत में फंस गई थी। अगर मुझे पता होता कि इसके माँ बाप का घर भी यहीं है तो इसे कभी भी यहाँ ना लेकर आता, लेकिन अब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ है। मैं इसे कल दिन में किसी वक्त यहाँ से ले जाऊंगा। तो क्या ये अपने माँ बाप के पास नहीं जाएगी? तजूम दिशो और नासिर ने कहा। उसके लहजे में भी हैरत थी और परेशानी भी। नहीं, 9 लाख ने कहा, मैंने भी कहा है ना कि किसी को इसके बारे में खबर भी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ गए ना तुम दोनों? लेकिन अगर किसी हमसाई ने देख लिया तो? कलसूम बोली। अगर घर में कोई आ भी जाए तो इसे दूसरे कमरे में छुपा देना, 9 लाख बोला। हमें किसी मुसीबत में ना डाल देना 9 लाख, नासिर ने कहा। और कुछ नहीं होता, 9 लाख ने कहा। फिर कलसूम की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब इसके सोने का बंदोबस्त करो, रात बहुत हो गई है, नींद आ रही है। कलसूम ने कमरे में समीना के लिए बिस्तर लगा दिया। 9 लाख चादर लेकर बैठक में दरी पर सो गया। समीना अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। सूरत-ए-हाल ने अचानक ही एक नया मोड़ लिया था। वो अपने घर से किस कदर करीब थी, लेकिन घर नहीं जा सकती थी। चंद गज का ये फासला बेलों पर मुहित हो गया। वो बार बार कलसूम के बारे में सोच रही थी। अगर उसने सुबह होते ही उसके घर वालों को जाकर बता दिया तो वो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? क्यों एक गैर मर्द के साथ रात को सफर करके क्यों आई थी और फिर रात को घर आने की बजाय किसी और के घर में क्यों रही थी? वो कभी ये सोचकर अपने आप को तसल्ली देती कि 9 लाख के डर से कलसूम उसके बारे में फिलहाल अपनी जबान बंद रखेगी। लेकिन जब वो यहाँ से चली जाएगी तो वो यकीनन महल्ले भर में बताती फिरेगी कि समीना रात को उसके घर आई थी। और इधर कलसूम ने खुद ही उससे पूछ लिया कि 9 लाख को कैसे जानती है और रात अपने घर जाने की बजाय यहाँ क्यों रही है, और ये कि वो अपने आप को अपने माँ बाप से क्यों छुपाना चाहती है। तो वो क्या जवाब देगी? अजीब सी सूरत-ए-हाल हो गई थी। कभी उसका दिल चाहता कि खामोशी से यहाँ से निकल जाए और जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ बता दे, लेकिन हर बार वो इस ख्याल को ज़हन से झटक देती। वो एक इंतहाई कदम उठा चुकी थी। उसके दामन पर बेतहाशा धब्बे लग चुके थे। पुलिस उसके पीछे लग गई थी। मुमकिन उसके बाद फैसलाबाद में पुलिस ने उसके मकान पर छापा मारा हो और उसकी बाकायदा तलाश शुरू हो गई हो। ऐसी सूरत में वो अपने घर नहीं जा सकती थी। फैसलाबाद में उसकी तलाश में नाकामी के बाद पुलिस उसके घर वालों से राब्ता करेगी और जब उसके माँ बाप को पता चलेगा कि वो पुलिस को मतलूब है तो उनका क्या हाल होगा और वो उसके बारे में क्या सोचेंगे? महल्ले वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या उसके माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? अब ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं रहा था। वो अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा रहती थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा था। समीना बिस्तर पर लेटी तारीकी में घूरती रही और बिलाकर रात का अंधेरा छगने लगा। खिड़की से दिन का मदमसा उजाला झलकने लगा। दिन की रोशनी बदतरीन वादे होती चली जा रही थी। कुछ ही देर बाद घर में चलने फिरने की आवाजें सुनाई देने लगी। खिसटते हुए तरमों की आवाजें दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गई।
वो कलसूम थी जो कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। उसे जागते देखकर कलसूम कमरे में आ गई। मेरा ख्याल है तुम्हें रात को नींद नहीं आई। वो 4 भाई की पट्टी पर बैठती। हाँ, मुझे नींद नहीं आई, शमीना ने मदम लहजे में जवाब दिया। तुम 9 लखे को कैसे जानती हो? कलसूम ने सरगोशी की। ये मेरा भाई जरूर है, मगर इसके करतूत अच्छे नहीं है। हीरोइन बेटा है। तुम इसके जाल में कैसे फंस गई? क्या ये तुम्हें भगा लाया है? कोई धमकी देकर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है? नहीं, शमीना ने नफी में सर हिला दिया। मैं किसी मुसीबत में फंस गई थी। ये तो मुझे बचा कर लाया है। मेरे साथ इसने कोई ज्यादती नहीं की, शमीना ने जवाब दिया। तो फिर अपने घर चली जा, कलसूम ने कहा। तुम्हारे माँ बाप को जब ये पता चलेगा कि तुम यहाँ हो तो वो क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, खुदा के लिए उन्हें मत बताना, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, शमीना ने कहा। अजीब लड़की हो तुम, कलसूम ने उसे घूरा। तुम नहीं जानती कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, शमीना ने कहा। जब तक इस मुसीबत से नहीं निकल जाती अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सकती। तो तुम अपने माँ बाप का क्यों नहीं बता देती? आखिर ऐसी क्या मुसीबत टूट पड़ी है तुम पर? कलसूम ने कहा। मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, किसी को कुछ नहीं बता सकती। बस तुम मुझ पर यह एहसान करो कि किसी को यहाँ मेरी मौजूदगी का पता ना चले, शमीना ने कहा। कलसूम चलना में उसे घूरती रही, फिर मजीद कुछ कहे बगैर उठकर चली गई। शमीना 4 बाइक बार लेती रही। कुछ देर बाद कलसूम का शोर और 9 लखा भी जाग गए। शमीना की आवाजें सुनती रही, बाद उसके कमरे में कोई नहीं आया। कलसूम का शोर तैयार होकर दफ्तर चला गया तो उसके कुछ ही देर बाद 9 लखा कमरे में आ गया। शमीना बीबी वो उसकी चारपाई के करीब रुक कर बोला। मैं शारिक बाबू का पता करने जा रहा हूँ। मैंने कलसूम को समझा दिया है, तुम उठकर कुछ खा पी लो और अपना ख्याल रखना। कब तक वापस आओगे? शमीना ने पूछा। अगर शारिक बाबू चांगे के डेरे पर मिल गया तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, वरना हो सकता है उसे तलाश करने में कुछ देर हो जाए। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, कलसूम तुम्हारा ख्याल रखेगी। 9 लखा कहते हुए बाहर चला गया। 9 लखा के जाने के बाद भी शमीना देर तक बिस्तर पर लेटी रही। फिर उसने उठकर मुंह हाथ धोया और बावर्ची खाने में ही कलसूम के पास बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद भी फिर वो उसी कमरे में आ गई। कलसूम घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। शमीना जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन 9 लखा का कुछ पता नहीं था। उसे गए हुए 3 घंटे हो चुके थे। इस वक्त कलसूम शमीना के पास बैठी बातें कर रही थी कि बाहर का दरवाजा खटखटाया गया। तुम ये दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं देखती हूँ कौन है, कलसूम कहती हुई उठकर कमरे से बाहर आ गई। शमीना ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और वहीं खड़ी होकर दरवाजे की जूरी से झांकने लगी। वो महल्ले ही की कोई औरत थी। शमीना उसे जानती थी और उनके घर में भी उसका आना जाना था। औरत तकरीबन 1 घंटे तक कलसूम के पास बैठी बातें करती रही और जब वो चली गई तो शमीना ने उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। दोपहर ढलने लगी। 9 लखा अभी तक वापस नहीं आया था। शमीना के दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। एक मर्तबा फिर उसके जहन में ये ख्याल आया था कि अपने घर चली जाए। माँ इस वक्त अकेली होगी, वो माँ को सब कुछ बता दे, शायद बेहतरी का कोई रास्ता निकल आए। लेकिन इन भयानक ख्यालात ने एक बार फिर पैरों में जंजीरें डाल दी कि पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी और वो अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगी। 5:30 बजे के करीब कोई गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर बाद गाल बैल बजाई गई। शमीना ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। कलसूम ने बाहर का दरवाजा खोला, वो 9 लखा था। शमीना ने उसे देखकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। शमीना बीबी, 9 लखा ने उसके करीब आकर कहा, मैंने शारिक बाबू का पता चला लिया है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं टैक्सी लेकर आया हूँ। शमीना को तैयारी क्या करनी थी। उसने चादर उठाकर इस तरह ओढ़ ली कि उसका चेहरा भी छुप गया। 9 लखा ने कलसूम को एक बार फिर समझा दिया कि इसकी या नासर की जबान पर शमीना का नाम नहीं आना चाहिए। फिर वो शमीना का सूटकेस उठाकर बाहर निकल गया। शमीना चादर लपेट कर दरवाजे से बाहर निकली। सामने वाले दरवाजे में खड़ी एक औरत उसकी तरफ देख रही थी। टैक्सी दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। शमीना जल्दी से आगे बढ़ी और दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। इस वक्त लोग दफ्तरों से वापस आ रहे थे। कॉलोनी के गेट वाली सड़क पर लोगों की आमदोरफ्त थी। गेट के बाहर की तरफ फलों के 2-3 ठेले भी खड़े थे। टैक्सी जैसे ही गेट पर पहुंची, बाहर वाली सड़क से एक मोटरसाइकिल गेट की तरफ मुड़ी। टैक्सी ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को बचाने के लिए एकदम ब्रेक लगा दिया। शमीना को एक जोरदार झटका लगा और चादर उसके सर से उतर गई। मोटरसाइकिल की टक्कर होने से तो बच गई थी। मोटरसाइकिल सवार ने घूर कर टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा, फिर उसकी नजरें 9 लखा के चेहरे से फिसलती हुई पिछली सीट पर बैठी हुई शमीना के चेहरे पर मरकूज हो गई। शमीना की नजर भी मोटरसाइकिल सवार के चेहरे पर मरकूज थी। उसका दिल उछलकर हल्फ में आ गया। वो कोशिश के बावजूद अपनी नजरें उस शख्स के चेहरे से नहीं हटा सकी थी। वो मोटरसाइकिल सवार उसका बाप शफात अली था। शारिक सुहेल के रेस्टोरेंट वाले कमरे में महदूद होकर रह गया था। शहर में एक हंगामा सा मच गया था।